नमस्कार दोस्तों, विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। मैं चंद्र प्रकाश प्रजापत आपको रीट लेवल सेकंड के लिए फिजिक्स के क्वेश्चन सेट यहाँ पर अपन लगाएंगे। तो मेरा मानना है कि 40% आपका थ्योरी पोर्शन काम आता है और 60% किसी भी एग्ज़ाम में जब आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो वो आपके ज़्यादा काम आता है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट से आपके जो एक तो आपका क्या हो जाता है, रिविज़न हो जाता है, और दूसरा आपका अगर कोई कंसेप्ट बच गया, कोई अगर कंसेप्ट छूट गया है, तो वो वापस कंसेप्ट भी क्लियर होता है और रिवीजन भी होता है साथ साथ में, और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो कॉन्फिडेंस मेन है, आपका रिवीजन हो जाता है, अगर आपका कंसेप्ट कुछ रह गया तो उसका क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे कहते हैं। यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करना है कि यहाँ पर क्वेश्चंस आपको एक दिख रहा है, लेकिन इसके माध्यम से आपके 7 से 10 क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हम केवल आंसर, मैं आपको यहाँ पर केवल आंसर नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मेरा आंसर बताने का इसके अलावा इसको एक्सप्लेन भी करना है, ताकि आपको और भी क्लियर कंसेप्ट होते रहे जो एग्जाम से रिलेटेड, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे कहते हैं। इसका ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा फोटोन। है क्या, समझना एक बार। पहले ये माना जाता था कि प्रकाश है वो सतत है। प्रकाश क्या है? सतत है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक ये थ्योरी नहीं चली। फिर ये बताया गया कि प्रकाश है वो सतत नहीं है, छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट के रूप में जाता है, और जो एनर्जी का पैकेट है छोटे छोटे, उससे बोलते हैं क्वांटा या फोटोन। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है या एनर्जी के पैकेट से, आप ये जो ऊर्जा के पैकेट के रूप में, जैसे प्रकाश, जैसे मैंने ये बोल दिया, ये प्रकाश जा रहा है, ये छोटे छोटे पैकेट है ऊर्जा के, और इससे क्या बोल दिया, फोटोन। और ये जो फोटोन है, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट है, इसकी ऊर्जा कितनी होती है? तो E बराबर एच म्यू। ये एक फॉर्मूला दिया था कि एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, E बराबर ऊर्जा बराबर एच म्यू। म्यू क्या है? इसकी आवृत्ति। तो यहाँ पर जो एच है उसको बोलते हैं प्लांक नियतांक, और ये म्यू क्या है यहाँ पर? यह है आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। तो पहले ये कंसेप्ट था कि प्रकाश कंटिन्यूस है, उसके बाद में नहीं, बाद में ये कंसेप्ट आया कि प्रकाश है वो एनर्जी की पैकेट के रूप में जाता है, और ये इसको क्वांटा बोलते हैं या फोटोन ये। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? E बराबर एच म्यू। यहाँ पर प्लांक का कंसेप्ट भी आ जाता है, यहाँ पे प्लांक नियतांक है एच। तो ये अपने को समझना है। तो ये छोटे छोटे जो एनर्जी के पैकेट है उसे बोलते हैं फोटोन। परमाणु का आपको पता ही है, तो परमाणु के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। परमाणु है, इसके अंदर नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन है इसका, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन होता है वो इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। तो ये अपने को समझना है। इसके बाद में कई बार ये भी कंसेप्ट आता है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? क्वांटम सिद्धांत, अगर ये आ जाए क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो ध्यान रहना, ये आ जाएगा मैक्स प्लांक। अगर आप ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने इसका कंसेप्ट दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ, ये 2 बार आ गया अनुप्रस्थ, यहाँ पर अनुदैर्ध्य धीरे कर लेना ना इसको। ये ऑप्शन में कई बार मिस प्रिंटिंग हो जाती है या टाइपिंग करने में दिक्कत हो जाती है, तो ये अनुदैर्ध्य धीरे कर लेना इस ऑप्शन बी को। ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट बता देता हूँ कि अनुप्रस्थ क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, और अनुदैर्ध्य क्या होती है। देखो, अनुप्रस्थ तरंग में ये कोई
आप ये मान लो कि माध्यम के कण है, पार्टिकल है, यहाँ पर भी ये पार्टिकल, एक बार मान के चलो। यहाँ पर वाइब्रेशन कैसा होता है पार्टिकल का, इस तरह से। आपको बस इतना ध्यान देना है कि तरंग इधर जा रही है तो पार्टिकल वाइब्रेशन, या पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, वो तरंग दिशा के लंबवत होता है। जिधर तरंग जाएगी वाइब्रेशन उसके लंबवत कंपन करेंगे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे सिस्टम अपोजिट है। यहाँ पे कंपन कैसा होगा, देखो पार्टिकल ऐसे कंपन करेंगे और तरंग भी इधर जाएगी। यहाँ पे कंपन होगा, माध्यम के कणों का कंपन क्या होगा, तरंग दिशा के समांतर होगा, और यहाँ पर लंबवत कंपन होते हैं। आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर ये तरंग क्या होती है फिर, तो तरंग होती है ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण, बस इतना ध्यान देना, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। हम देखा होगा कि जैसे साइकिलें रखी हुई है, ऐसे एक साइकिल गिरी तो सब साइकिलों को यहाँ पर गिरा देती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि एनर्जी का ट्रांसफर आपने नोटिस किया होगा। मैं आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये कोई व्यक्ति है, इसने कोई रस्सी हाथ में ले रखी है, इसने रस्सी हाथ में ले रखी है और इस रस्सी को ये झटका दे रहा है। अगर रस्सी को झटका देगा तो ऐसा पैटर्न बनेगा ना। तो ये क्या रस्सी आगे जा रही है क्या, ये रस्सी आगे नहीं जा रही। आगे क्या जा रहा है, अपने को ऐसा लगेगा जैसे कोई आगे जा रहा है। तो आगे क्या जा रहा है, आगे सिर्फ जा रहा है ऊर्जा। तो ध्यान देना, तरंग में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, ऊर्जा आगे जाती है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। यहाँ पे ये रस्सी है, ये रस्सी क्या हो गया, माध्यम हो गया ना। यहाँ पे ये रस्सी क्या है, माध्यम है। तो रस्सी आगे जा रही है क्या, रस्सी आगे बिल्कुल नहीं जा रही। रस्सी तो वही है, अगर आगे जाती है तो पता नहीं कहाँ चली जाती है। तो रस्सी आगे नहीं जा रही। यहाँ पर आगे क्या जा रहा है, आगे एनर्जी जा रही है। ये देखो, ये आगे एनर्जी जा रही है। जहाँ पर माध्यम के कण गति नहीं करते, एनर्जी आगे जाती है कंपन के माध्यम से, उसे तरंग कहते हैं। और तरंग दो तरह की है, यहाँ पर अपन और भी होता है, लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं क्वेश्चन में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। लंबवत कंपन होंगे तो अनुप्रस्थ, और समांतर कंपन होंगे तो अनुदैर्ध्य। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रकाश कैसी है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। मैं आगे आपको थोड़ा ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से आप ध्यान रख पाओ कि कौन सी अनुप्रस्थ और कौन सी अनुदैर्ध्य। अगर ध्वनि की बात आ जाए तो ध्वनि कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य। प्रकाश कैसी है, अनुप्रस्थ। ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित या प्रतिपादित किया गया था। देखो कई बार आपको इसमें मिस्टेक मिल सकती है लिखने में या और में, या थोड़ी टाइपिंग में मतलब थोड़ी एरर हो सकती है, लेकिन आप इसको समझने का प्रयास करें। तो इसका आ जाएगा न्यूटन द्वारा, हाइगेंस के द्वारा, प्लांक के द्वारा, फैराडे के द्वारा। तो देखो इसमें आ जाएगा हाइगेंस के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा, हाइगेंस। देखो सबसे पहले इसमें ये था कि प्रकाश है क्या, इस कंसेप्ट को समझना। प्रकाश क्या है, इस पे बहुत ज़्यादा जैसे इसके मत चले थे कि प्रकाश कण है या तरंग है। बहुत से साइंटिस्ट ने बोला कि प्रकाश कण है, और किसी ने बोला कि प्रकाश तरंग है। तो दोनों ने अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए और घटनाएं बताई। तो कणीय जो प्रकृति के सपोर्ट में थे न्यूटन ने बोला कि प्रकाश एक कण है। और तरंग के सपोर्ट में जैसे यंग, इसमें ग्रेमाल्डी हो गए, यंग हो गए, उसके बाद में हाइगेंस हो गए, ये साइंटिस्ट थे तरंग के पक्ष में। और कण के इसमें थे न्यूटन। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूटन ने क्या बताया था, न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो ध्यान देना, कणिका सिद्धांत, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ये दिया था न्यूटन ने। प्लांक ने, मैंने बताया था आपको, क्वांटम सिद्धांत दिया था। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण, क्या बताया था, विद्युत चुंबकीय, फैराडे ने बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखो एक साइंटिस्ट थे यंग, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसका नाम है
व्यतिकरण। और इससे बोलते हैं, यंग ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे बोलते हैं यंग का द्विछिद्र प्रयोग। द्विछिद्र प्रयोग। और एक्सपेरिमेंट किया था व्यतिकरण। ठीक है, प्रकाश की घटना कौन सी थी? व्यतिकरण। इस घटना के माध्यम से सर्वप्रथम यह बता दिया गया था कि प्रकाश एक तरंग है, लेकिन इसको नियम के रूप में या अपन ये बोल सकते हैं सिद्धांत के रूप में किसने बताया था? हाइगेंस ने बताया था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर आपको बोले कि किस घटना ने बताया तो व्यतिकरण, किस एक्सपेरिमेंट ने बताया तो द्विछिद्र प्रयोग, किस साइंटिस्ट ने इसका तरंग सिद्धांत दिया तो ये आ जाएगा हाइगेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये बारीकी है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट मैं यहाँ पर थोड़ा और बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो देखो मैं यहाँ पर एक पेज ले लेता हूँ नया। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। कुछ घटनाएं होगी वो प्रकाश के तरंग प्रकृति से होगी, कुछ कणीय प्रकृति से। इनमें देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फिर होगा यहाँ पर रमन प्रभाव, फिर क्वांटम प्रभाव। ये तीन घटनाएं हैं जो प्रकाश के कणीय प्रकृति से व्याख्या कर सकते हैं। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव को अपन तभी समझाएंगे जब अपन ये मानेंगे कि प्रकाश एक पार्टिकल है, कण है। रमन प्रभाव को तभी समझा पाएंगे, क्वांटम प्रभाव को तभी समझा पाएंगे। तरंग में मैं बोल देता हूँ, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ध्रुवण हो गया, इसमें और मान लो आप इसमें वर्ण विक्षेपण हो गया, प्रकीर्णन हो गया। ये जितनी भी घटनाएं हैं सबकी व्याख्या तरंग प्रकृति से कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना, प्रकाश तरंग है अगर ये मानते हैं तो अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, ये जितनी भी है इन सब की व्याख्या तरंग प्रकृति से होती है। बाकी जो है ये तीन घटनाएं उनकी कणीय प्रकृति से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो अब देखो एक बार, तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, तीसरे का हाइगेंस हो जाएगा। इसमें देखो निम्न में से कौन सी घटना ये निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ है? बहुत ही शानदार है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या होगा इसमें समझना है। इसमें अपने को ये बताना है और ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। देखो ये घटना है ध्रुवण। होती क्या है वो, जब ध्रुवण का कुछ और मैं यहाँ पे थ्योरी बताऊंगा तब आपको बताऊंगा ध्रुवण क्या होता है। यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करना तो मतलब पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन जरूर बता दूंगा आपको कि किस किस तरह से पूछे जाते हैं। तो थोड़ा एक आइडिया देखना आप। देखो ध्रुवण की घटना है, ध्रुवण की घटना किस में होती है? सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुप्रस्थ तरंग। ये बात ध्यान देना, ध्रुवण की घटना किस में होती है? ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। और ये बात ध्यान देना कि ध्रुवण की घटना किस में होती है? प्रकाश में होती है। वापस बता रहा हूँ, ध्रुवण की घटना किस में होती है? सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में होती है ध्रुवण की घटना, और प्रकाश में ध्रुवण की घटना होती है। इसलिए प्रकाश कैसी तरंग होगी? अनुप्रस्थ। देखो ध्वनि में ध्रुवण होता है क्या? ध्वनि में ध्रुवण की घटना नहीं होती। ध्रुवण की घटना नहीं होती है। देखो ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ तरंगों में होती है और प्रकाश में होती है, इसलिए प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि में नहीं होती है, इसलिए ध्वनि कैसी तरंग होगी? अनुदैर्ध्य तरंग होगी। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये बहुत बार पूछा गया है।
तो यहाँ पर कौन सी घटना बता रही है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो यहाँ पर आ जाएगा ध्रुवीकरण या ध्रुवण बात एक ही है, इसको ध्रुवण भी बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब यहाँ पर आ गया कि व्यतिकरण। व्यतिकरण ये बताता है कि प्रकाश क्या एक तरंग है, ये बात ध्यान देना। ये घटनाएं होती क्या अपन आगे इसका डिस्कशन करेंगे। और विवर्तन क्या होता है, यहाँ पर आगे क्वेश्चन आ जाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ध्रुवण की घटना सिर्फ अनुप्रस्थ में होती है, प्रकाश में होता है, और ध्वनि में ध्रुवण नहीं होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, कुछ सिद्धांत है वो आप ध्यान रखना। सबसे पहले आता है प्रकाश का कणिका सिद्धांत, कणिका सिद्धांत। फिर आता है इसमें प्रकाश का तरंग सिद्धांत। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। कणिका सिद्धांत आता है, तरंग सिद्धांत आता है, फिर आता है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत या समीकरण, कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद में आता है यहाँ पर फोटोन सिद्धांत। फिर आता है क्वांटम सिद्धांत। ठीक है, फोटोन सिद्धांत आ गया, क्वांटम सिद्धांत आ गया। अब देखो, और इसमें कुछ बचा हुआ है क्या। चलो देखो, कणिका सिद्धांत किसने दिया, कणिका सिद्धांत दिया है यहाँ पर ध्यान रखना न्यूटन ने। किसने दिया है, न्यूटन। तरंग सिद्धांत किसने दिया, हाइजेंस ने। किसने दिया, हाइजेंस ने। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्सवेल। देखो, फोटोन सिद्धांत किसने दिया और क्वांटम सिद्धांत। तो फोटोन सिद्धांत की बात आ जाए तो आपको यहाँ पर आइंस्टाइन करना है, आइंस्टाइन। और क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया था मैक्स प्लैंक। यहाँ पे ध्यान है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सवेल हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो ये सारा आपको एक बार ध्यान रख लेना। न्यूटन ने दिया है ये कणिका सिद्धांत। यंग ने क्या बताया था, यंग ने बताया था व्यतिकरण। ये बात ध्यान देना, यंग से रिलेटेड व्यतिकरण ध्यान रखना है और द्विचित्र प्रयोग। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत। और एक बात ध्यान देना, जो प्रकाश में 7 रंग है वो भी किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। स्नेल ने अपवर्तन का दूसरा मतलब अपवर्तन का नियम दिया था। जब आगे इसके क्वेश्चन आएंगे अपवर्तन के तो मैं बताऊंगा। स्नेल ने क्या दिया था, अपवर्तन के 2 नियम है, उसमें पहला नियम है ये बताया, मतलब आगे अपन पढ़ेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर। अपवर्तनांक से रिलेटेड यहाँ पर जो नियम दिया था वो स्नेल ने दिया था। किसने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों में विवर्तन होता है, तो यहाँ पर ये ध्यान देना, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेमाल्डी। ग्रेमाल्डी ने विवर्तन के बारे में सबसे पहले बताया था। विवर्तन होता क्या है, थोड़ा विवर्तन के बारे में देख लो। एग्जाम्पल के लिए ये कोई अवरोधक है, ये कोई अवरोध है, यहाँ से प्रकाश आया, प्रकाश तरंग इस कॉर्नर से टकराकर मुड़ा नहीं, हल्का सा बेंड हो गया। ये देखो, ये सीधा जा रहा था, ऐसे सीधा जा रहा था, हल्का सा क्या हो गया, बेंड हो गया। इसका मतलब मुड़ना नहीं है, मुड़ना अपवर्तन हो जाता है, वापस टकरा के मुड़ना अपवर्तन, सॉरी परावर्तन है। लेकिन प्रकाश तरंग किनारों से टकराकर हल्का सा बेंड हो गया, उसे कहते हैं विवर्तन। तो यहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, विवर्तन, हल्का सा बेंड हो गया। अब अपने को सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये आता है कि प्रकाश बेंड क्या हर बार हो जाता है या कभी कभी होता है, या किस घटनाओं में प्रकाश बेंड होता है। तो ध्यान देना, ये अवरोध है वो बहुत ही छोटा होना चाहिए, या मैं एक इसमें लिख देता हूँ, विवर्तन की घटना, विवर्तन के लिए मतलब प्रकाश को हल्का सा बेंड होने के लिए अवरोधक का आकार तरंग में, यहाँ पे प्रकाश नहीं लिख रहा, तरंग में प्रकाश भी आ गया और ध्वनि भी आ गया। ध्यान देना, मैंने तरंग लिखा है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
विवर्तन के लिए अवरोधकाकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। देखो, सिर्फ आपको आंसर पता लग गया उससे इम्पोर्टेंट नहीं है, जब तक अगर आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे तब तक ये क्वेश्चंस कर नहीं पाओगे आप। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए हैं मैंने, लेकिन अब धीरे धीरे अपन आगे जाएंगे तो अपन थोड़ा कंसेप्ट में अपन जाएंगे इसमें, तो पता लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि मैंने देखो प्रकाश लिए, ध्वनि लिए। अगर प्रकाश को मुड़ना है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का अवरोध होना चाहिए। और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य की कोटि क्या होती है? नैनोमीटर। प्रकाश का क्या होता है? नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10⁻9 मीटर। बहुत ही छोटा आकार होना चाहिए। प्रकाश ऐसे नहीं मुड़ेगा, सॉरी, प्रकाश ऐसे बेंड नहीं होगा। प्रकाश के विवर्तन के लिए ये अवरोध होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। बहुत छोटा मतलब ब्लेड की जो शार्पनेस होती है ना, ब्लेड की धार होती है, तलवार की धार, ऐसे अगर तलवार की जो धार होती है अगर अपन उसको मेजर करवा तो वो बहुत नैनोमीटर में आएगी। ब्लेड है उसकी धार को मेजर करो, जो शार्पनेस है उसकी मेजर करेंगे तो वो बहुत ही कम आएगी नैनोमीटर में। लेकिन ध्वनि की तरंग दैर्ध्य होती है -3 और -6। मतलब ध्वनि की तरंग दैर्ध्य होती है वो मिलीमीटर और माइक्रोमीटर के बीच में होती है। इसका मतलब ध्वनि को मुड़ने के लिए, ध्वनि खिड़की है, जैसे कोई गेट है, इस गेट से टकरा के मुड़ जाती है ध्वनि। अगर पंख है तो पंखे की जो शार्पनेस होती है, जो ताड़ी बोलते हैं इसको, इसके यहाँ से मुड़ जाती है। लेकिन प्रकाश को बेंड होने के लिए, विवर्तन के लिए अवरोधक आकार बहुत ही छोटा होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश और ध्वनि में विवर्तन किसका अधिक होता है। तो ऑब्वियसली ध्वनि के लिए बहुत सारे माध्यम मिल जाएंगे, बहुत सारी वस्तु मिल जाएगी जहाँ पे ध्वनि टकरा के मुड़ जाएगी, लेकिन प्रकाश के लिए इतने अपने को बहुत छोटे अवरोध नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्वनि का विवर्तन अधिक होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ध्वनि का विवर्तन अधिक होता है किसके कंपैरिजन में? प्रकाश के कंपैरिजन में अधिक होता है। ये होता है ना, प्रकाश के मुकाबले। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादित किया था। प्रकाश फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ध्यान देना, यहाँ पर आइंस्टाइन आ जाएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज किसने किया था? आइंस्टाइन। अगर यहाँ पर आइंस्टाइन ऑप्शन में नहीं आए, मान लो कि ऑप्शन ई में आ गया हेनरिक हर्ट्ज, तो ध्यान देना हेनरिक हर्ट्ज आएगा यहाँ पर। खोज किसने, अगर ये बोल दे खोज किसने की थी तो खोज आ जाएगा हेनरिक हर्ट्ज। अगर ऑप्शन में हेनरिक हर्ट्ज नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आइंस्टाइन करना पड़ेगा। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हेनरिक हर्ट्ज आ जाए तो आपको हेनरिक हर्ट्ज ही करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ऐसा आ जाए दोनों तो आप दोनों कर देना। अगर ऐसा ऑप्शन आए कि सी और ई दोनों, तो आप दोनों को करोगे। लेकिन ज़्यादा सही क्या है यहाँ पर? हेनरिक हर्ट्ज है। तो ये अपने को ध्यान देना। और यहाँ पर मैक्सवेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन। आपको थोड़ा मैं इसमें और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर जो आइंस्टीन थे, इन्होंने यहाँ पर एक इक्वेशन दिया था E बराबर mc²। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मास है, कोई भी द्रव्यमान है, उसको अगर प्रकाश के वेग से गतिमान करते हैं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। यदि कोई मास है, उसका वेग कितना रख दिया आपने? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इस वेग से अगर किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो वो किस में चेंज हो जाती है? वो ऊर्जा में चेंज हो जाती है। उस ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है? mc²। तो ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये पूरा फिजिक्स इसी पे आधारित है। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं हो सकती? मैंने आपको बताया था कि ध्रुवण होता है वो किस में होता है? प्रकाश में होता है, और ध्वनि में नहीं होता। अगर आपको ये बोल दे कि ध्वनि में ध्रुवण की घटना नहीं होती है क्योंकि ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्ध्य। और प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान देना।
कथन और इसमें निष्कर्ष में, या कथन आपको दे दिया, सत्य कथन दे दिया, या दो कथन दे दिया, आपको बताना कौन सा सही है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनेगा, पहला कथन दे दिया आपको कि ध्रुवण की घटना ध्वनि में नहीं होती है। जैसे पहला दे दिया आपको, ध्रुवण की घटना ध्वनि में नहीं होती है। दूसरा कथन दे दिया आपको, ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। अब देखो, दोनों कथन सही है और दूसरा पहले की व्याख्या करता है, सही बात है, पहले को समझाता है। क्योंकि ध्रुवण की घटना अनुप्रस्थ तरंगों में नहीं, इसमें ध्रुवण की घटना ध्वनि में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना कि इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाते हैं तो वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनके कंसेप्ट क्लियर है। अगर ये खाली रटना और उसमें ये रटन वाले हैं जो रटते हैं, वो इसका नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्रुवण हो जाएगा। विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, ये ध्वनि और प्रकाश दोनों में होता है। ध्यान देना, ध्वनि में भी होता है और प्रकाश में भी होता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना, ये बता दिया था मैंने, विवर्तन होता है। ये बताया था ना मैंने, किसी अवरोध से टकरा के प्रकाश का मुड़ना। मुड़ना मतलब यहाँ पे ध्यान देना, इस लैंग्वेज पे थोड़ा ज़्यादा फोकस मत करना। यहाँ पे ये बोल रहा है किसी अवरोध के कोर से टकरा के, किसी किनारे से टकरा कर अगर कोई मुड़ता है या बेंड हो जाता है तो उसे विवर्तन कहते हैं। और मैंने आपको बताया था, आपको इसमें विवर्तन में प्रकाश का विवर्तन ध्वनि के कंपेरिजन में कम होता है और अवरोध का आकार उसकी तरंग के तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखो एक बार इसमें, अगर आपको ये बोलते इस वाले क्वेश्चन में कि मान लो एक कमरा है, ये दो कमरे, यहाँ पे अगर कोई स्पीकर बज रहा है, तो अगर कोई स्पीकर से आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ से, अगर कोई साउंड बज रहा है, तो इस दूसरे कमरे में ये साउंड आता ही है, ध्वनि पहुँचती है ना। दो कमरे हैं पास पास में, अगर यहाँ पे बहुत तेज़ स्पीकर बज रहा है तो यहाँ पर ध्वनि आएगी आएगी, चाहे थोड़ी कम आएगी लेकिन आएगी। मान लो दो कमरे हैं और दोनों कमरे बंद है, यहाँ पर भी दोनों कमरे बंद है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे लाइट है, प्रकाश है, इन्होंने कोई लाइट सोर्स जला रखा है। बताओ दूसरे कमरे में लाइट जाएगी क्या? ये दोनों कमरे बंद है, प्रकाश क्यों नहीं जाता इधर? प्रकाश नहीं जाएगा लेकिन साउंड जाएगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है, अगर दो पास पास में कमरे हैं, दोनों बंद है और एक दोनों में एक में स्पीकर बज रहा है पहले में और प्रकाश भी जल रहा है, तो स्पीकर की आवाज़ आएगी लेकिन प्रकाश वहाँ पे नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश का विवर्तन नहीं हो रहा है, बहुत कम होता है, होता भी नहीं है, बहुत कम होता है। लेकिन ध्वनि का विवर्तन प्रकाश के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे आवाज़ जाएगी। अगर आपको ये बोल दे कि यदि एक कमरे में स्पीकर बज रहा है और दूसरे कमरे में उसकी आवाज़ आती है, तो बताओ वो किस घटना से जाती है? तो कौन सा जाएगा? विवर्तन। ये आपको ध्यान देना है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर हो जाएगा व्यतिकरण का सिद्धांत। मैंने बताया था आपको, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको पूछ लिए तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तरंग सिद्धांत की व्याख्या किसने की? हाइगेंस ने। एक्सपेरिमेंट किसने किया था? यंग ने। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? यंग का द्विचित्र प्रयोग। और कौन सी घटना थी? व्यतिकरण। तो ध्यान देना, सबसे पहले व्यतिकरण की ही घटना थी। मैं वापस बता देता हूँ, साइंटिस्ट था यंग, इसने एक प्रयोग किया था, उसका नाम है द्विचित्र प्रयोग, द्विचित्र प्रयोग, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और घटना कौन सी थी? घटना थी व्यतिकरण। इस व्यतिकरण की घटना से ही सबसे पहले पता लगा कि प्रकाश एक यहाँ पर तरंग है। ठीक है, सिद्धांत किसने दिया? हाइगेंस ने दिया। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आप, कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। प्रकाश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय तरंग का किसने दिया था? मैक्सवेल ने। तो यहाँ पर मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं। यहाँ पर आपके ये मान के चलो कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आपके कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन आपके इस 10 स्लाइड में हो जाएंगे, क्योंकि कुछ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कुछ मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी आप नोटिस करते रहो, नोट्स बनाते रहो, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बढ़ेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच। आप
पढ़ते रहिए और आपको अब डेली आपको ये सीरीज मिलेगी, तो इसमें अपन बहुत सारे क्वेश्चन इसमें निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।